टाइमथी वाला सवाल ओपन करें जी, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें। टाइमथी सारे गंदे गंदे सवाल तुम्हें करवाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना, इसीलिए तो ये वाले सवाल करवा रहा हूं। अच्छा जी, बहुत पसंद है आई कैप को आजकल ये वाली अप्रोच। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जीटा ट्रेडर्स में देखा, उसने करेक्टिंग एंट्रीज मांग के भी प्रॉफिट में इंपैक्ट ले लिया। टाइमथी वाले सवाल में तो उसने एंट्रीज ही नहीं मांगी। ठीक है, कह रहा है कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सवाल शुरू होता है तो वो बताता है कि ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइमथी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17 शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 850 एंड नेट प्रॉफिट ऑफ, मुझे लगता है आवाज मिस हो रही है उनकी क्लास में। अभी तक हाइब्रिड वालों आवाज तो नहीं मिस हुई किसी वक्त में? आवाज सही जा रही है हाइब्रिड वालों? अच्छा, तो 850 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 460 का नेट प्रॉफिट है। ये इनकी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में निकल चुका था कि ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। वो प्रॉफिट अपनी तरफ से निकाल के सारा कुछ करके उन्होंने रख दिया था और ये गलतियां निकल आई। अब इन गलतियों में प्रॉफिट हिट होगा तो उसको कहा गया है कि ये इस सवाल में ये नहीं कहा कि इंपैक्ट निकाल, इसमें कहा जो गिवन है ना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट उन्हें सही करके निकाल दो। यानी ये कहानी कुछ इस तरह से है, ये फॉर्मेट होता है ना इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आता है जी? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह, लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल से फिर जीपी निकल आता है। ठीक है, तो जीपी उन्होंने निकाला हुआ, ये आपने नहीं निकालना था, जीपी उन्होंने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, जीपी कितने? 850। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कुछ और एक्सपेंसेस लेस होते रहते हैं और फिर कहीं जाकर आप नेट प्रॉफिट पर पहुंच जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी उन्होंने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 460 है। ठीक है जी, तो बाकी कोई डाटा हमें अवेलेबल नहीं है, बस ये फिगर्स उसने दो बता दी हुई हैं। ठीक है, अब वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट को भी सही करो, नेट प्रॉफिट को भी सही करो। अब आपने ये देखना है, एक चीज का जो मसला आपको आना है, सोल्यूशन जिस तरह से आईकैप का हुआ वैसे हमने करना भी नहीं है, किताब के अंदर वही मौजूद है, हम अपने तरीके से करेंगे। तरीका बताता हूं, देखें मिसाल के तौर पे, मेरा सवाल है आपसे, मिसाल के तौर पे सेल्स जो है हमने कुछ गलती सही की और सेल्स बढ़ गई। सेल्स के बढ़ने से जीपी क्या होगा? सेल बढ़ गई तो जीपी क्या बढ़ जाएगा? अच्छा, और जीपी के बढ़ने से नेट प्रॉफिट? बिल्कुल। हमने कोई एक्सपेंस ऊपर रिकॉर्ड किया, लेट्स सी परचेज जो है हमने करेक्शन की और परचेज बढ़ गई। परचेज के बढ़ने से जीपी कम होगा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, जीपी कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी। अच्छा, लेकिन अगर हमने कोई अदर इनकम रिकॉर्ड की है तो अदर इनकम से जीपी पे क्या असर पड़ेगा? जीपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीपी को जो चीज भी इंपैक्ट करती है वो नेट प्रॉफिट को भी कर देती है, लेकिन जीपी के बाद वाली कोई आइटम अगर गलती सही करें प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसका इंपैक्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट पे आता है। लेकिन मेरा यह मशवरा होगा आपको कि ये सवाल करते हुए आपने जो जीपी से ऊपर वाली चीजों को सही करके इंपैक्ट लेना है ना, उसको सिर्फ जीपी पर सोचे, नेट प्रॉफिट पे उसको सोचे ही ना। जीपी के इंपैक्ट्स अलग सोचते रहेंगे हम, नेट प्रॉफिट पे अलग सोचते रहेंगे, एंड पे जीपी के सारे इंपैक्ट्स का एक ही इंपैक्ट इकट्ठा प्रॉफिट पे डालेंगे तो बचत होगी, वरना ये सवाल आपको फिर आके फेंक देगा। ठीक है, सही है ना? बहुत आसान अप्रोच हो जाएगी। हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को अनएडजस्टेड कह लिया। अब जो जीपी से ऊपर की एडजस्टमेंट्स होंगी उनको सिर्फ जीपी पे एडजस्ट करा देंगे, और जो जीपी के बाद वाली होंगी उनको करेक्शन करेंगे ना, करेक्शन करेंगे। सुनो, करेक्शन करेंगे। कोई सेल बढ़ गई, करेक्शन में हमारी सेल बढ़ गई, सेल ने जीपी को बढ़ा देना है, बस जीपी पे सोचना है, नेट प्रॉफिट को नहीं सोचेंगे। करेक्शन की कोई अदर इनकम रिकॉर्ड कर ली, अदर इनकम रिकॉर्ड करने से नेट प्रॉफिट ने बढ़ना है, सिर्फ नेट प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे, जीपी को नहीं छेड़ेंगे।
इस तरह से ये सवाल पूरा करना है। मैंने ये सवाल कल पूरा कराना है, आज मैं शुरू करा रहा हूं, ठीक है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले, ड्यूरिंग द रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड। एन इनवॉइस ऑफ 3700 was debited to purchases, but the goods were received हमारे साल में चीजें आई हैं, तो फिर ये हमारे साल की सेल परचेज नहीं है, हमारे साल की परचेज नहीं है। भाई आपको एक बात बताई थी बेसिक्स में ही, फिर उसको थोड़ा सा मैंने एक बार पहले भी बात की इसके ऊपर कि वो जब एक्रूअल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या सिखाया था यार, बस कर दो यार, बस कर दो। मैंने आपको एक्रूअल में एक जुमला लिखवाया था कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और सर्विसेज आर यूज्ड अप। रेंडर तो हम करते हैं सेल्स के लिए, ठीक है ना। हम गुड्स जब रिसीव कर लें या सर्विसेज यूज कर लें तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश पे हो चाहे, ठीक है ना। अब सर्विसेज को साइड पे करो, सिर्फ गुड्स की बात करें तो इसका मतलब गुड्स को हम तब परचेजेस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं जब गुड्स को हम रिसीव कर लें। अगर हमने गुड्स रिसीव कर ली हैं तो वो हमारी परचेजेस बन गई, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हो जाता है नॉर्मली डिलीवरी ऑफ गुड्स पर। तो परचेजेस को हम डेबिट कर लेते हैं। कैश पे करना या ना करना ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? गुड्स का रिसीव होना या ना होना। अगर गुड्स रिसीव हो जाएं तो हम परचेजेस को रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर गुड्स रिसीव ना हो तो परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यही तो पिछले सवाल में थोड़ी देर पहले किया था। ये गालिबन ये वाली जो एडजस्टमेंट थी, ये जो सेकंड ये जो फोर्थ एडजस्टमेंट थी, इसमें क्या था? गुड्स 350 की रिसीव हो गई थी सप्लायर से 30 जून पे, लेकिन उनकी एंट्री अगले साल जाकर की। हमने कहा नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, गुड्स अगर रिसीव हो गई हैं तो परचेजेस हमारी हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर गुड्स हमें अभी रिसीव हुई नहीं। कौन सा सवाल है ये? गुड्स कब रिसीव हो रही हैं जी? आफ्टर ईयर एंड। तो इसका मतलब हमारे साल की परचेज नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि इनवॉइस 3700 की जो इनवॉइस आ गई थी उसको हमने परचेजेस में डेबिट कर लिया। हालांकि गुड्स आई नहीं, फिजिकल आई नहीं है, तो फिजिकल काउंट में काउंट भी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारी गुड्स की रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है कि जब वो गुड्स रिसीव, परचेजेस कब डेबिट करते हैं? जब गुड्स रिसीव हो जाए, ठीक है। यहां पे मैंने कराची लाहौर बनाया था। ये कराची से चीजें चल पड़ी हैं, लाहौर की तरफ आ रही हैं, अभी रास्ते में हैं, ट्रक में हैं। तो जब तक ये लाहौर में हमें रिसीव नहीं हो जाती तब तक हम इनको परचेजेस डेबिट कैश या क्रेडिटर क्रेडिट नहीं कर सकते। कैश तो पे होना वैसे ही रेलेवेंट नहीं है ना, वो पे ना करें तो क्रेडिटर आ जाता है, ठीक है। अब आज इनवॉइस की बात भी सुन लो। ये इनवॉइस जो बिल होता है, बिल ये भी कभी कभी आगे पीछे हो जाता है गुड्स से। नॉर्मली तो क्या होता है, इस ट्रक के अंदर गुड्स डाली, इनवॉइस भी इसी के डैशबोर्ड में रख के कराची से हमारे सेलर ने, सप्लायर ने भेज दी। जैसे ही ये ट्रक हमारे पास पहुंचा उसमें इनवॉइस भी थी। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ट्रक कराची से निकला और हमारे सप्लायर ने, सेलर नहीं कहते, हमारे सप्लायर ने इनवॉइस टीसीएस कर दी। अब गुड्स पहुंची 5-6 दिन में और इनवॉइस 1 दिन में आ गई। इनवॉइस आगे पीछे हो सकती है। ऐसे भी हो सकता है गुड्स उसने भेज दी, इनवॉइस भेजना ही भूल गया। अब गुड्स लाहौर पहुंच गई, हमने कहा इनवॉइस नहीं, हमने फोन किया भाई साहब बिल, उसने कहा अच्छा यार भेज रहा हूं बिल, वैसे नोट कर लो इतने का बिल था, ठीक है। तो इनवॉइस गुड्स के साथ नॉर्मली आती है, लेकिन कभी कभी आगे पीछे भी हो जाती है। पर अगेन, जैसे कैश हमारे लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है परचेज रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही इनवॉइस भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। परचेजेस रिकॉर्ड करने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? गुड्स का रिसीव हो जाना, ठीक है। अब ये जीटा वाले सवाल के अंदर क्या हो रहा था? हमारे साल में चीजें आ गई थी,
शायद इनवॉइस नहीं आई थी तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। हमने कहा था ना भाई ना, चीजें हमारे साल में आ गई हैं, ये हमारी परचेजेज हैं, इनकी एंट्री करो, परचेजेज डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट, जो भी करना है। ठीक है, सही है। आज वाले सवाल में क्या हो रहा है? आज वाले सवाल में वो कह रहा है कि जी गुड्स अभी पहुंची नहीं है, तो फिर हमने क्या कहा, ये हमारी परचेज इस साल की है ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया, वॉज डेबिटेड, इनवॉइस आ गई होगी ना, पहले हेड ऑफिस में इनवॉइस पहुंच गई, अकाउंटेंट ने कहा इनवॉइस आ गई, उसे क्या पता, वो को फैक्ट्री में बैठा था, उसने इनवॉइस की बेस के ऊपर इसको डेबिट कर दिया परचेज में। तो ज्यादातर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गुड्स और इनवॉइस इकट्ठी होती है, लेकिन कभी कभी अब नॉर्मेलिटी भी आ जाती है, नॉर्मली भी आ जाती है, तो वो सवाल ने बताई होती है। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी आ गई, कोई मसला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए? नहीं जी, हमारी कोई एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, परचेज कोई नहीं होनी चाहिए, गुड्स आई नहीं है, हमारे साल की परचेज ही नहीं है, और वो कर गया है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिटर रखो, खामोश है तो क्रेडिटर कह दिया करो। कितना जी? 3.7 कर दें? नहीं, आप कहोगे 3700 ही करें। ठीक है, और समझे हो? अभी यही कल वाले सवाल में क्या हुआ था? कल वाले सवाल में हम कह रहे हैं जी हमारी एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट 350 से। क्यों? ये देखो जरा, आमने सामने एंट्रीज, एक एंट्री इधर एक उधर, सब पता लग रहा होना चाहिए, तभी टॉपिक तो तभी तैयार समझा जाता है ना, कि आपको हर इस पेपर में ये ऐसा हुआ, इस पेपर में ऐसा फर्क पता लग रहा हो क्यों हुआ। ठीक है, यहां पे क्या था एडजस्टमेंट 4 में, गुड्स रिसीव हो गई है 30 जून पे, हमारे साल की परचेज है, हमारे साल की परचेज है। ठीक है जी, और वो क्या कह रहे हैं, फिजिकल काउंट में पड़ी है, जाहिर है आ गई है तो काउंट में भी हो ही जानी थी, बट रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन यकम जुलाई। कह रहे हैं हमारे साल की परचेज है तो परचेज डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन वो इस साल में नहीं हुई, अगले साल में हुई है, तो अगले साल में जाकर उसको रिवर्स करते रहना। फिलहाल मेरा अगला साल कंसर्न नहीं है, मेरा मसला इस वक्त ये है, अगले साल में जाओ ना तो यकम जुलाई पे गलत परचेज रिकॉर्ड हुई पड़ी, वो रिवर्स करनी पड़ेगी वहां पे जाके, वो उसको छोड़ो, मेरा इस वक्त कंसर्न नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, परचेज हमारी है, रिकॉर्डेड नहीं है इस साल में, तो रिकॉर्ड कर लो। ये कल वाला सवाल था। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा था, वर रिसीव्ड ऑन 30 जून, हमारे साल में चीजें आ गई तो हमारी परचेज है। कंपैरिजन, ये सवाल जी, गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर ईयर एंड, हमारे साल की परचेज नहीं है, पर भाई साहब ने परचेज में डेबिट कर दी है, यानी कोई एंट्री नहीं करनी थी, हम ये एंट्री कर गए हैं। तो करेक्शन में क्या करेंगे, क्रेडिटर्स डेबिट करके परचेजेस क्रेडिट कर देंगे 37 जी। ठीक है, हाँ भाई सवाल। बेटा वो बात फिर देख लेंगे, कोई एबनॉर्मेलिटी सवाल में नहीं लिखी हुई। भाई साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर अगर हमारा उठा के आ रहा हो तो रिस्क एंड रिवॉर्ड वहीं से हमें ट्रांसफर हो जाएंगे, छोड़ो उस बात को फिर। जी बेटा अभी मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मल चीज याद कर लो, किसी सवाल के अंदर उसको आने दो। रिस्क एंड रिवॉर्ड डिलीवरी पे ट्रांसफर होते हैं, और सवाल की खामोशी केस में हम जब तक हमारे पास चीजें पहुंच ना जाए हम नहीं जिम्मेदारी लेते, और अगर हमारा ट्रांसपोर्टर उठाएगा तो सवाल में लिखा होगा, वो आने दो। ठीक है ना? ओके, इनवॉइस के आने का मतलब ये होता है कि हमने चीजें खरीद ली हैं, पहुंची नहीं है, ये कह सकते हैं। लेकिन इनवॉइस तो जब भी लिखा हो, मैंने कहा था उसको पेएबल ही अज्यूम कर लिया करो, इनवॉइस का मतलब तो वैसे ही उधार है। ठीक है ना? बाकी अगर आप कैश लिख भी दो ना यार, तो उस पर कोई मसला कोई नहीं होना, वो क्रेडिटर क्रेडिट होकर ही क्रेडिटर डेबिट हो रहा है। इस सवाल की हद तक तो परचेज से हमें मकसद था, वो गलत रिकॉर्डेड है, लेकिन सवाल खामोश हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम किया करो। इनवॉइस के केस में तो मैंने आपको वैसे ही कहा हुआ, लिखा हो ना, इनवॉइस वाज रिसीव्ड, जैसे टेस्ट वाला सवाल जो डिस्कस नहीं किया मैंने अभी तक, रेक्टिफिकेशन का है ना, वो भी कर देंगे डिस्कस। ठीक है, उसके अंदर भी क्या था, एक सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट थी गालिबन, जिसमें लिखा हुआ था इनवॉइस रिसीव हुई थी फिक्स एसेट की, वो गलत रिकॉर्ड हो गई, तो उसको पेएबल अज्यूम कर लेना चाहिए था, क्योंकि इनवॉइस के बारे में आपको कहा जब इनवॉइस या बिल लिखा हो पेएबल कर दो। बाकी फर्क कोई नहीं पड़ता, कैश भी लिखोगे तो वो दूसरा इंपैक्ट तो सही अज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन इनवॉइस के केस हो, लिखा हो इनवॉइस लिखा हो या खामोश हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अज्यूम कर लिया करो, बेहतर होता है ये। ठीक है जी, क्या
क्योंकि हमारी परचेज नहीं थी, होनी नहीं चाहिए थी, कोई एंट्री होनी चाहिए थी। देखो एक चीज हमारी है ही नहीं इस साल की परचेज, क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था? नहीं, तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, पर उसने चबल मार दी है तो फिर हमने उसको सही कर लिया। ये देख लें, ये एडजस्टमेंट पढ़ लें, एडजस्टमेंट जल्दी से पढ़ा करें एडजस्टमेंट और फिर देख लिया करें उसको। अच्छा, अब सवाल की रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग, ये तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। ये तो डायरेक्ट भी बताया जा सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा। पर आप लोग कोई डायरेक्ट कर सको एडजस्टमेंट बेशक करो, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? सवाल की रिक्वायरमेंट है करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालना है। यार ये एसी बंद है, ये चला दें यार, गर्मी हो रही है, वो एसी सही कर दें। ये जो है ना, इसको ऊपर कर दें, इनको बच्चों को ना सीधी हवा लगे, लेकिन चला दें इनको। अच्छा जी सुने, अब मुझे ये बताएं कि क्रेडिटर प्रॉफिट्स को हिट करता है या परचेजेस? परचेजेस। चलो परचेजेस को पकड़ लिया हमने। अगली बात, परचेजेस जीपी से ऊपर वाला आइटम है या जीपी के बाद वाला? इसका मतलब इसने जीपी को हिट करना है। करना नेट प्रॉफिट को भी हिट है, लेकिन मैंने कहा ये साथ साथ हमने नहीं देखना। ठीक है, जल्दी कर ले यार, खड़ा हो गया बच्चों के आगे तू आके यार। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेस को हम जीपी पे इंपैक्ट डलवा देते हैं। अब वही वाली बात, एक्सपेंस इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट, प्रॉफिट इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट, ये लिख लेते हैं ना हम, और इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है, जोन सा मर्जी हो प्रॉफिट। एक्सपेंसेस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, और एक्सपेंसेस के कम होने से प्रॉफिट, कोई सा भी प्रॉफिट हो, जीपी हो या नेट प्रॉफिट हो। अब परचेज इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट ने बढ़ जाना है। तो 3700, ये फिर 1000 में लिखें पूरा जी, पूरा लिखे ना, फिर 850,000 था ना, अब वो पूरा लिख दिया, वरना वो 3.7 लिख लेते फिर। चलो जी, 3700 से आपका जीपी बढ़ गया, क्योंकि परचेज कम हुई है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो आपने यहां पर लिख दिया ऐड 3700। काफी है यहां पर लिख देना एडजस्टमेंट नंबर 1। ठीक है, और अगर आपको तकलीफ है कि कोई अंग्रेजी लिखनी है तो लिख लो परचेज रिवर्स्ड, लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये मत लिखें, ऐसे ही खामखा इसकी टेंशन आपको अलग होगी। बस एडजस्टमेंट 1 लिखें, प्लस माइनस लिख दें। ठीक है, सही है। इस तरह से इस सवाल को लेकर चलना, ये इस सवाल की अप्रोच है। नेक्स्ट, सुभान अल्लाह। नंबर 3 एडजस्टमेंट आप पढ़ें और कोई जुगाड़ जुगूड़ लगा के मुझे बता दें। बस समझे कि बस ये पर्चे में आ गया, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था, जो पढ़ाया हुआ था कल तक पढ़ाया हुआ था, जिसका जो लेक्चर भी 4-5 बच्चों ने नहीं लिया। अपनी किताब से पढ़ें, यहां क्यों देख रहे हैं? अपनी किताब से पढ़ें, मैं कुछ करना है यहां पर, अपनी किताब से पढ़ें। मिसिंग है? अच्छा जी, अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक शीट्स का, पहले वो जरा समझ लें ताकि जिंदगी में वो भी काम आता रहे। देखें, पूरा इन्वेंट्री का टॉपिक मैंने आपको कोई नहीं करवा दिया हुआ, छोटी छोटी चीजें ना साथ साथ करवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको सिंपल पीरियोडिक परपेचुअल की एंट्री सिखा के कहा था साथ साथ सीखेंगे, साथ साथ सीखेंगे। कल के सवाल में अब नॉर्मल लॉस आ गया, पीरियोडिक परपेचुअल में उसकी एंट्री सीख ली। आज के सवाल में ड्राइंग्स आ रही होंगी, पीरियोडिक परपेचुअल की एंट्री, तो साथ साथ एंट्री सिखाता जा रहा हूं, चीजें साथ साथ सीखते जा रहे हैं हम, बेसिक नॉलेज हमारे पास आ चुका हुआ है। ठीक है ना? ऐसे ही ये स्टॉक शीट का जो कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये अक्सर एडजस्टमेंट इसकी आई होती है बहुत आसान कॉन्सेप्ट, इसको जरा समझते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप फिजिकल काउंट से इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं अपने। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ना आप इंशाल्लाह जब
आपको तौफीक होगी, आप पढ़ना शुरू कर देंगे, होमवर्क रोज का रोज करेंगे, टेस्ट सारे देंगे, पेपर पास करेंगे, कैफ हो जाएगा, तो आपके आर्टिकल स्टार्ट होंगे। तो फिर 30 जून या 31 दिसंबर जो भी ईयर एंड हुआ करेगा आपके क्लाइंट का, आप उस पर ऑब्जर्व करने जाते हैं स्टॉक काउंट को। छोटी फर्मों में बच्चे कर भी रहे होते हैं स्टॉक काउंट, लेकिन वैसे हम ऑब्जर्व करने जाते हैं स्टॉक काउंट। ऑर्गेनाइजेशन का काम है स्टॉक काउंट करना, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टॉक काउंट के ऊपर आपको देखने में मिलेंगी ये स्टॉक शीट्स। कोई भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे स्टॉक का आइटम है, चाहे स्टोर्स का आइटम है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, उनमें स्टोर के भी आइटम होते हैं। नट बोल्ट भी कुछ छोटा छोटा पड़ा हुआ है ना, तो वो भी रिकॉर्डेड होता है आपके पास कि इतने नट पड़े हैं, इतने बोल्ट पड़े हैं, फलां जगह पे पड़े हैं, ठीक है ना, फलां उनकी क्वांटिटी है, फलां उनका रेट है। तो हर चीज ये स्टॉक शीट्स के ऊपर अवेलेबल होती है। स्टॉक शीट्स इस तरह से बनी होती हैं, प्री नंबर्ड होती हैं, 1 2 3 4। मैंने ऐसे ही पिछली क्लास में 50 तक मैंने कहा जी, मिसाल के तौर पर 50 हैं, बीच में ये बाकी हैं, ये 4 से लेके 49 तक ये बीच में जो नजर आ रही हैं, आपको नजर आ रही है ना, ठीक है। ये 50 शीटें हैं। हर शीट के ऊपर इस तरह से प्री नंबर्ड जो है वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ये चीज पड़ी है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है। अक्सर सिर्फ क्वांटिटी लिखी होती है, रेट बाद में लगाते हैं। अक्सर क्वांटिटेटिव के साथ साथ रेट भी लगाकर वो अमाउंट भी दे देते होते हैं। स्टॉक शीट्स इस तरह की होती हैं, ठीक है। अब ये हर स्टॉक शीट का एक टोटल होता है। मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया 21,380 और 1,000, 1,500 और इस तरह से चलते चलते को 2,512, हर एक का डिफरेंट जो है वो टोटल होता है। और फिर ये टोटल्स जो हैं, ये टोटल्स एक समरी के ऊपर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपको ओनर के बिजनेस का जरा स्टॉक की पोजीशन ला के दें और आप वो 500 सफ़ों का स्टॉक का अगर दत्ता है तो आप घड़म करके रखेंगे, धूड़ भी उसके सर पे पड़े हो, ठीक है। एक समरी आप बनाते हैं। वैसे भी हर पेज का टोटल तो हम करने से रहे, तो एक समरी बनी होती है जिसके ऊपर स्टॉक की डिफरेंट आइटम्स का टोटल लिखा होता है। डिफरेंट आइटम्स हैं अगर, ठीक है, या डिफरेंट पेजेस का टोटल जैसे भी है, बहरहाल ये इंडिविजुअल स्टॉक शीट्स की समरी जो है उस पर टोटल आ रहा होता है, ठीक है। अब सारे स्टॉक शीट्स के टोटल्स जो होते हैं, सब टोटल जिन्हें कहते हैं, ये समरी के ऊपर लिखे होते हैं। जैसे 50 नंबर सफ़े का लिखा हुआ है 2,512, ऐसे ही 1,500, ऐसे ही 1,000, ऐसे ही ये 21,830 लिखा हुआ है। ये 21,000 क्या जी, गलती थी सवाल में, ये गलती होगी सवाल में। क्या हुआ, 21,380 का स्टॉक जाना था, गलती से 21,830 चला गया। अब जब ये फिगर हो गई थोड़ी सी ज्यादा चली गई ना, गलत, तो उस वजह से मिसाल के तौर पे 75,000 मेरा टोटल स्टॉक आ रहा था, तो ये भी गलत हो गया। फिर गलती क्या हुई है, ज्यादा हो गया है या कम हो गया है? ज्यादा हो गया तो सही करने के लिए कम कर लेंगे। कितना ज्यादा हो गया है? 450 से ये इधर जाना चाहिए था 380, चला गया 830, तो कितना 450 से ओवर स्टेट हो गया स्टॉक। 450 से स्टॉक ओवर स्टेट हो गया, तो सही करने के लिए क्या करना है? अच्छा, आखिरी लाइन पढ़ लो। सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये सिस्टम है इनका पीरियोडिक। दे आर यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, ठीक है जी। तो पीरियोडिक है, तो मैंने कहा था सुकून मारो जी स्टॉक। अब देखो वो सारी कहानी के बाद कहां नतीजे पे क्या पहुंचे हैं कि स्टॉक क्या करना है, 450 है, 450 से स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को कम कर। ज्यादा लिखा गया ना गलती से, तो कम करना है। तो स्टॉक क्या है? एसिड। एसिड को कम करना है तो एसिड को कर दो क्रेडिट। एसिड यानी स्टॉक हो गया क्रेडिट, कितने से जी? 450 से। दूसरा इंपैक्ट ऐसे, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट, आंखें बंद करके, ठीक है। ये मैं प्रूव कर चुका हूं आपको कि ये इंपैक्ट यही निकलता है, ठीक है ना। तो सही है। अब जरा एडजस्टमेंट भी पढ़ लो। मैंने कहा था ओरिजिनल रॉन्ग मत करो, काम चल जाएगा। आप जबरदस्ती करें तो आप यूं कर लें, जरा 75,000 में से 450 माइनस करना, 75,000 में से 450 जी। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होना चाहिए थी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है ना, सिखाई थी। कितना बताया? 74, 74,550 से एंट्री करनी थी, गलती से कर गए 75,000 से, तो स्टॉक ज्यादा डेबिट हो गया। सही करने के लिए कुछ क्रेडिट कर लो।
कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा क्रेडिट हो गई, सही करने के लिए कुछ डेबिट कर लो। लेकिन इतनी मुसीबत मैंने कहा था मत पड़ना। क्यों इतनी अजम्पशंस लेते हो, क्यों खुद को मुसीबत में डालते हो? अल्टीमेटली नतीजा तो वही निकलना जो बता दिया था। तो स्टॉक को सोचो, एडजस्टमेंट पढ़ो। अ सब टोटल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शीट हैड बीन कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड मतलब चलो समरी पे नहीं लेकर गए, मिसाल के तौर पे आप समरी पे नहीं अगले सफे पे लेकर गए हैं। इन एनी केस क्या कह रहा है वो कि सब टोटल जो था 21,830 चला गया है इंस्टेड ऑफ 21,380। जाना चाहिए था 21,380, चला गया 21,830। तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ गया, 450 से बढ़ गया। सही करने के लिए क्या करोगे? कम। तो स्टॉक को कर लो क्रेडिट और आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट। ठीक है, अब मुझे बताओ, स्टॉक तो बैलेंस शीट का आइटम है, कॉस्ट ऑफ सेल जीपी से ऊपर या जीपी से नीचे आता है? तो फिर जीपी से ऊपर। अब कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो लेस लिख लो पहले ताकि गलती ना हो। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2, अच्छा 3 है, ये लो 3, 450। ठीक है जी, अंग्रेजी लिखनी है तो लिख लो, स्टॉक नहीं लिखनी चलो ठीक है, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टेड या ओवरस्टेटेड स्टॉक नाउ करेक्टेड, या जो मर्जी लिख लो, या कुछ भी ना लिखो, बेहतर तो यही है। ठीक है, ओके भाई, अप्रोच समझ आइए सवाल की। अब देखो ये दोनों चीजों ने नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालना है, पर मैं कह रहा हूं साथ साथ मत सोचो। हम सारी करेक्शंस करने के बाद यहां पे करके ना, जब सही वाला जीपी निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे एक ही बार और नेट इंपैक्ट नीचे जाके डाल देंगे इंशाल्लाह कल जब आप पूरा सवाल कर आएंगे तो। ठीक है, अब बाकी सवाल जो एडजस्टमेंट जो हैं इनको सिर्फ मैं जबानी डिस्कस कर रहा हूं, और अगर मैं कोई एंट्री लिखूं भी सही तो खबरदार किसी ने उसको लिखा तो, ठीक है ना, वो पूरी ईमानदारी से आपने करनी। कल इंशाल्लाह मैं पूरा सवाल करा दूंगा। ठीक है, अब देखो अप्रोच समझ आ गई। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड 2000 की थी, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन बना दी, बड़े मजे की एडजस्टमेंट। इधर देखो, कैरेज इनवर्ड ये जीपी से ऊपर का आइटम है और कैरेज आउटवर्ड ये जीपी से नीचे का आइटम है। अब एक चीज थी यहां पर, एक एक्सपेंस ने आना था यहां पर, इधर देखो एक एक्सपेंस ने आना था यहां, गलती से आ गया यहां। अब जब यहां से इस एक्सपेंस को हम खत्म करेंगे तो एक्सपेंस कम होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट के इस चेंज को जीपी पे इंपैक्ट तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं आगे, और यहां पर एक चीज नहीं थी, एक एक्सपेंस नहीं था। जब इधर रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस का बढ़ना जीपी को कम कर देगा, सॉरी, एक्सपेंस का बढ़ना जीपी को कम। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट फौरन उस पर नहीं सोचना, और सोल्यूशन में जाओगे तो ये एडजस्टमेंट इग्नोर्ड नजर आएगी। क्यों? नेट में इंपैक्ट कोई नहीं निकलता, पर आपने ऐसे नहीं सोचना, आपने ऐसे अलग अलग ही सोचना जैसे आपको समझाया। ठीक है, आपने एंट्रीज की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट देख लो ना, आपने तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालना है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, एक आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड हो गई है, नहीं थी आउटवर्ड, कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो। वैसे मैं एंट्री कल करा दूंगा, पर आप एंट्री के बगैर सोचना, करो जी कैंसिल, एक एक्सपेंस को खत्म करो, कम करो, एक्सपेंस कम होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप यहां पर आकर लिखोगे ऐड, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 2 है। ठीक है, और यहां पे आपने क्या लिखा? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। ठीक है, रिवर्स्ड, अब जगह कोई नहीं बची, और आपने यहां पर वो फिगर लिख दी प्लस के साथ, प्लस के साथ। ठीक है, अब इसको छोड़ो, अब वापस आओ, जहां पे एक्सपेंस रिकॉर्डेड नहीं था वहां पे जब रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे ट्रांसपोर्टेशन आउट, नहीं यहां पे आउटवर्ड रिवर्स किया है, आउटवर्ड रिवर्स किया है और इनवर्ड रिकॉर्ड किया। ठीक है, कितना जी? फिगर बता दो, फिगर बता दो। 2000 यहां पे प्रॉफिट कम कर देगा और 2000 यहां पे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ये बात समझ आई है? नोट कोई ना करे प्लीज, तस्वीर खींचने की कोशिश कर रहा है ना, तो मुझे पता है, बदनीति नहीं करनी, ऐसे करके बैठा हुआ चलो मैं यहां से सोचे बगैर ये एडजस्टमेंट तो सोचे बगैर कर लूंगा।
ये बात समझ आई है? एक्सपेंस यहां से रिवर्स हो गया, उधर रिकॉर्ड हुआ, तो यहां पर उसने प्रॉफिट को उड़ा दिया। अब ये चीज ने आगे भी इंपैक्ट डालना है, लेकिन मैं साथ साथ इंपैक्ट देख ही नहीं रहा, जिंदगी आसान की हुई है, एंड पे देखेंगे। ठीक है, सही है। अगली एडजस्टमेंट लो भाई, जबरदस्त एडजस्टमेंट। पढ़ो 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 पढ़ो। अगले 7 मिनट तक मैंने सिर्फ ये बात करनी है, उसके बाद आखिरी 10 मिनट में हम इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल सीखेंगे। जल्दी करो, 7 मिनट में ये जितना सवाल डिस्कस हो गया, जल्दी करो। ये एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये बताओ, यहां पे डिस्काउंट अलाउड आना चाहिए या बैड डेट आना चाहिए? ये जो भी कहानी है इसमें डिस्काउंट अलाउड आना चाहिए या बैड डेट आना चाहिए? बैड डेट वाले हाथ खड़ा करें। मैं अकेला ही हूं। डिस्काउंट अलाउड वाले हाथ खड़ा करें। बाकी वो हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही एडजस्टमेंट की। 1.5 लाइन थी। भाई इधर देखें, आप पढ़ें। अ रिसीट ऑफ 21,850 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 23,000। डिस्काउंट अलाउड ही बनता है। पिछली क्लास में पता नहीं बच्चों ने बहस शुरू कर दी कि नहीं जी ये बैड डेट हो गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, वो आया है, उसने कहा है मैंने 21,850 देने थे, पर 23,000 देने थे, पर भाई मेरे पास ये 21,850 ही है, यही ले लो और बस रफा दफा करो। हमने कहा ठीक है, फाइनल सेटलमेंट हो गई है, वो सेटलमेंट करवाने आया है। तो ये जो 23,000 के बदले में हमने 21,850 लिया है, कितना फर्क है इन दोनों का? 1150 का हमने इसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया था। क्या है जी ये? डिस्काउंट। ओरिजिनल एंट्री, अब पता है उधर कह रहे हैं उधर लिख दो। ओरिजिनल एंट्री कौन सी एडजस्टमेंट है? 3 की जगह छोड़ देते हैं। पहले मैंने 3 करवा दिया, इधर लिख 2 दिया है। ओहो कोई बात नहीं, इधर 2 कर देंगे, इसकी जगह रख लेते हैं। कल सवाल पूरा भी तो करना है ना, हैं? आप चाहे कर आएंगे, फायदा ये हो जाएगा, जरा क्विकली हो जाएगा, पर करेंगे तो सारा सवाल ना डिस्कस। 4 जी, ओरिजिनल एंट्री। भाई साहब 23,000 रुपए के रिसीवेबल थे हमारे, तो 23,000 रुपए क्रेडिट हो गए, डेटर से 23,000 क्रेडिट, ठीक है जी। और कैश 21,850। अच्छा, अब ये सोल्यूशन बुक से मैच नहीं करेगा क्योंकि सोल्यूशन ICAP ने अब से ये अप्रोच चेंज किए। पहले तो पुराने वाला काम था, तो यहां पे क्या होता था? यहां पे होता था डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं है, अब इसको हम सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो सेल्स को डेबिट कर दो 1150, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की बजाय, एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की बजाय हमने इनकम ही कम कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंट्री होना चाहिए, बल्कि ऐसा करते हैं यार, सेल्स को पहले लिखते हैं जरा, और ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो पुरानी बात थी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है जी, और इसको काट देते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, ये जी एंट्री होनी चाहिए, नई अप्रोच वाली एंट्री। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इससे मुत्तफिक हैं सब? कोई नोट तो नहीं ना कर रहा था? तुम कर रहे हो तुम घर पे जाके क्या करोगे अगर अभी नोट ना? थोड़ा बहुत भी नहीं करना ना यार, सारी डिस्कशन कर रहा हूं उसके बाद कल। अच्छा सुनो, रिसीट ऑफ 21,850 वॉज क्रेडिटेड टू, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 21,850, ठीक है जी। अब करेक्शन करनी है तो आप कहोगे कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। सेल्स डेबिट होनी थी 1150 से उल्टा क्रेडिट हो गई। ये जरा इस तरह से देखना पड़ेगा हमें, वरना पुराने सोल्यूशन के अंदर तो यहां पर हम डिस्काउंट अलग रिकॉर्ड करते, सेल अगर अलग रिवर्स करते, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं यार, हमने पढ़ लिया, अब जो करना है हमें पता है, ठीक है जी। सेल्स को डेबिट करना था 1150 से। एक तो इधर देखो, एक तो ये सेल डेबिट नहीं हुई 1150 से, और दूसरा
उल्टा 21,850 से गलत क्रेडिट हो गई है, तो इसको भी सही करने के लिए डेबिट करो। तो मतलब टोटल कितने से डेबिट करो? 23,000 से सेल को करो डेबिट, और डेटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो डेटर को क्रेडिट कर लो। ठीक है, अब रेक्टिफाइंग एंट्री जैसी ही बन रही है उसको ज्यादा नहीं सोचना, कॉन्सेप्ट वो पढ़ा है। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ओरिजिनल एंट्री में पढ़ा होता है। रेक्टिफाइंग एंट्री आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाती, ट्रांजैक्शन भी नहीं समझाती, सिर्फ गलती सही हुई पड़ी होती है। अब हमने क्या करना है जी? बोले 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 डेटर को, डेटर बैलेंस शीट आइटम है, हम तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को सही, तो फिर पकड़ेंगे पहले सेल को। अब सेल जीपी से ऊपर या नीचे का आइटम? अब सवाल का सोल्यूशन बदलना है। अब सोल्यूशन वो बनेगा जो मैं बताऊंगा, वरना तो असल में ये सेलिंग एक्सपेंस होता था ना पहले, जीपी के बाद आया करता था ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ठीक है ना, तो ये बदल गया। बहरहाल आपने पूरा सोल्यूशन करके ना, जैसे समझा रहा हूं। अब होगा क्या? आप कहोगे जी सेल 23,000 से डेबिट हो गई, मतलब कम हो गई। इनकम के कम होने से प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो एडजस्टमेंट नंबर, मुझे पता है नोट कोई भी नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ठीक है। सेल्स करेक्टेड, ठीक है ना, वो जो गलत हो गई थी करेक्ट किया हमने 23,000 से, 23,000 से प्रॉफिट कम हो गया। मुझे पता है कोई नोट नहीं कर रहा, सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अब टाइम हो गया पूरा। अब सुनो, अब बाकियों में बस जल्दी जल्दी सुन लो क्या होना है जी। क्यों नहीं जाएगा? सॉरी, क्यों जाएगा? भाई हमने सेल रिकॉर्ड की है, उसने गलत एंट्री की है, कैश आया डेटर से, रिकवरी थी, उसने सेल को क्रेडिट कर दिया। ये सेल थोड़ी हुई है कि स्टॉक निकल कर गया हो, पहली बात। दूसरी बात, परपेचुअल सिस्टम हो तो हर सेल पे कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करते हैं, पीरियोडिक में तो वैसे ही नहीं करते, तो अन्यथा सेल रिकॉर्ड किए जाते हैं हम। और उसमें भी गलती की हुई है उसने, आए डेटर से पैसे हैं, कह रहा है सेल होगी, डेटर से पैसे आए हैं यार, होना तो ये चाहिए था। अच्छा जी, मुझे एक बात तो बताएं जी, आप का एसीओं का शोरूम है, एसीओं के शोरूम में आपने एसी बेचने के लिए रखे हुए हैं, डिस्प्ले में लगाए हुए हैं, तो ये एसी आपके लिए फिक्स एसेट है या इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री है। अच्छा, अगर इन एसीओं में से आप कोई एक एसी निकाल कर अपनी ही दुकान में लगा दें तो वो एसी फिक्स एसेट बन जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ स्टॉक टू फिक्स एसेट। ट्रांसफर ऑफ स्टॉक टू, इसकी एंट्री करना पड़ती है हमें, हम फिर करेंगे फिक्स्ड एसेट डेबिट। और अगर परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं तो परचेजेस क्रेडिट। लेकिन एक बात याद रखना, ये चीज खुद को बेच के खुद से कभी प्रॉफिट नहीं कमाना, ये एंट्री हमेशा होगी विद कॉस्ट, विद कॉस्ट। अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, ठीक है, और आपने अपनी ही दुकान में कुछ रिपेयर वर्क किया जिसमें आपने अपनी चीजें इस्तेमाल, जाहिर है 7 वाले से लेकर थोड़ी करनी, अपनी चीजें इस्तेमाल कर ली, ठीक है। अब आपकी बिजनेस के अंदर रिपेयर कॉस्ट जो है, रिपेयर एक्सपेंस आपका वो बढ़ गया, आपने रिपेयर एक्सपेंस बढ़ा लिया, लेकिन आपने इन चीजों को जो रिपेयर पे लगाई हैं इनके लिए कैश पे नहीं किया, बल्कि अपनी इन्वेंट्री में जो चीजें पड़ी हुई थी आपने उन्हें ही उठाकर इस्तेमाल कर लिया। तो फिर अगर परपेचुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर लेना, पीरियोडिक है तो परचेजेस क्रेडिट कर लेना, लेकिन अगेन ये एंट्री करना हमेशा विद कॉस्ट, ठीक है। ये तो ऐसी तरह गपशप लगा रहा था मैं, हम अपनी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, छोड़ो। हाँ जी, एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500, गुड्स का मतलब होता है फॉर सेलिंग पर्पस जो हमने ली हुई होती है। गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 4500 वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। क्या एंट्री होनी चाहिए? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट,
मैं कह रहा हूं पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस क्रेडिट, ठीक है, लेकिन ये एंट्री होनी चाहिए विद कॉस्ट, और सवाल कह रहा है ये सेल वैल्यू है, मार्कअप मार्जिन, क्यूएम, जाहिर है मैं तो रिवाइज कराऊंगा, मेरी मजबूरी है, लेकिन क्यूएम, और सवाल में लिखा भी हुआ है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो ओरिजिनल एंट्री होगी, ये प्लीज कोई नहीं नोट करेगा, ये आखिरी एंट्री कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल एंट्री होगी, पहले एंट्री लिखो, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। अगली बात सुनो, ये 37 कितना लिखा, 4500 से नहीं करनी, बल्कि 4500 तो सेलिंग प्राइस है, ये कल इंशाल्लाह करवाऊंगा तफसील से। मार्कअप मार्जिन का मतलब, मार्कअप का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, 100 प्लस 25। इधर मेरी बात सुने, परेशान नहीं होना, इधर देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, मार्कअप मार्जिन एग्जाम्पल्स, यानी ये जो मैं फॉर्मूला भी लिखने लगा हूं, ये फॉर्मूला भी आपको समझाने के लिए मैंने 6 सवाल आपको करवाने हैं, छोटे छोटे, 1-2 करवा के बाकी आपको होमवर्क में दूंगा और फिर डिस्कस करेंगे, मैं बहरहाल करवा दूंगा, लेकिन ये है क्यूएम का कॉन्सेप्ट। एनीवेज, अब क्या हो सकता है, वो भी लड़ पड़ा, कहता है नहीं जाना मैं। रेक्टिफिकेशन पे थे हम, ठीक है। तो बहरहाल ये जरा, ये बेशक आप अब गुजारा करें, नोट कर लें, ये 125 पे पड़ा है, हमने इसको 100 पे लाना है, ठीक है जी। तो क्या बनता है जरा आंसर, बस ये 3600 से एंट्री करनी है। ये मैं इंशाल्लाह मार्कअप मार्जिन कल करवा दूंगा कि कैसे किया, लेकिन 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 असल कहानी ये है कि ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री नहीं हुई, क्योंकि वो क्या कह रहा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। तो अगर नहीं हुई तो फिर कर लेंगे यही एंट्री। अब रिपेयर एक्सपेंस जीपी के बाद आता है और परचेजेस जीपी से ऊपर, तो परचेजेस का इंपैक्ट जीपी पे डाल देना, रिपेयर का नेट प्रॉफिट पे, और जो जीपी का नेट प्रॉफिट पे आना है वो तो हमने एंड पे बचा के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 आसान है, सिर्फ पढ़ रहा हूं, परचेज ऑफ ऑफिस कंप्यूटर वॉज एंटर्ड इन परचेजेज अकाउंट। हद होगी, आसान एडजस्टमेंट्स भी होती हैं जी, ठीक है जी। वैसे तो इसमें से भी 5 में से भी कोई 2 से 3 एडजस्टमेंट वो हैं जो एक बार सिर्फ डिस्कस करने तक मुश्किल होती हैं, उस जैसी जब भी अब आएगी, स्टॉक शीट वाली आ जाए या परचेजेस की डेट वाली आ जाए कि परचेज गुड्स आ गई हैं, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई, गुड्स नहीं आई, ये बार बार आने वाली एडजस्टमेंट्स हैं और आसानी से हो भी जाती हैं। बहरहाल एंट्री होनी थी ऑफिस कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, कर गए परचेजेस डेबिट गए, तो सही करने के लिए कंप्यूटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लेकिन साथ ही डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आएगा, और वो उन्होंने बताया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस कंप्यूटर इज प्रोवाइडेड एट 25%, ठीक है, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन ही। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ऑफिस फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन उधार, लेकिन 3000 वॉज एंटर्ड इन सेल डे बुक। क्या वो पुरानी बात जो हमने की थी कि डिस्पोजल हुआ और सेल प्रोसीड्स वर रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट, यानी उधार पे किया ना तो रिसीवेबल की एंट्री करोगे, कैश नहीं आया, कैश की रिसीवेबल आ जाएगा, लेकिन उसने ओरिजिनल एंट्री तो हमारी बनेगी एक्यूमुलेशन डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, गेन लॉस निकालोगे, उसने क्या किया हुआ है, उसने किया हुआ है रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, तो सही कर लोगे इंशाल्लाह। लेकिन खुद से अज्यूम ना कर लेना कि फर्नीचर पे भी 25% ही होना है, उन्होंने कंप्यूटर का रेट दिया हुआ है 25%, तो जिसका रेट गिवन नहीं है उस पे डेप्शन इंपैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है जी। परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर ली, सेल रिटर्न लो, ये तो मसला ही कोई